हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 26 से लेके 33 तक, यानी कि सेक्शन 26 टू 33 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो आइए देखा जाए कि सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 26 से लेके 33 तक क्या प्रोविज़न किया गया है, क्या बातें की गई हैं। सेक्शन 26 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, यानी कि वादों का संस्थित किया जाना। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और किसी और माध्यम से जो विहित किया गया है, जो बताया गया है। यानी कि हर वाद प्लेंट के माध्यम से, प्लेंट को उपस्थित करके, प्लेंट को प्रेजेंट करके, या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है संस्थित किया जा सकेगा। किसमें बात की गई है? सेक्शन 26 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड कि एवरी सूट shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। सब सेक्शन 2 बात करता है सेक्शन 26 का कि in every plaint facts shall be proved by affidavit, यानी कि प्रत्येक वाद पत्र में, प्रत्येक प्लेंट में तथ्य जो है वह शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। जो फैक्ट होंगे वह एफिडेविट के द्वारा प्रूव किए जाएंगे। अब हम लोग सेक्शन 27 पर आते हैं, जो बात करता है सम्मन एंड डिस्कवरी की, यानी कि सम्मन और प्रकटीकरण की, सम्मन और डिस्कवरी। सम्मन टू डिफेंडेंट, सेक्शन 27 बात करता है सम्मन्स टू डिफेंडेंट। वेयर अ सूट हैज बीन डली इंस्टीट्यूटेड, अ सम्मन मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड ऑन सच डे not beyond 30 days from the date of the institution of the सूट। यानी कि जहाँ कोई वाद न्यायालय के समक्ष इंस्टीट्यूट किया गया है, लाया गया है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट करने के उपरांत उसके दावे का उत्तर देने के लिए प्रतिवादी को सम्मन दिया जाता है और उसकी तामील ऐसे दिन को, जो वाद के जिस दिन इंस्टीट्यूट किया गया है वो सूट, उस तारीख से 30 दिन के बाद का न हो, विहित रीत से की जा सकेगी। यानी कि जिस तारीख को सूट फाइल किया गया है, वाद दाखिल किया गया है, तो उसके 30 दिन के भीतर ही डिफेंडेंट को समन करके बुलाया जाता है। किस लिए? कि वह अपीयर हो और आंसर करे, क्या? जवाब दे। किसका? जो दावे किए गए हैं प्लेंटिफ के द्वारा। तो ये सेक्शन 27 बात करता है कि वेयर अ सूट हैज़ बीन डली इंस्टीट्यूटेड, अ समन मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व इन मैनर ऑन सच डे not beyond 30 days of the day which the suit has been instituted। यानी कि जिस तारीख को सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, जिस तारीख को वाद दाखिल किया गया है, उससे 30 दिन के अधिक का समय वह नहीं देगा। 30 दिन के भीतर ही डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा कि वह आके हाजिर हो और जो भी प्लेंटिफ के द्वारा दावे किए गए हैं उसका जवाब दे। अब हम लोग 28 देखते हैं, जो बात करता है
services of summons where defendant resides in another state। यानी कि जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है, मतलब कि जिस राज्य की सीमा के अंदर वैसा प्लेंट दाखिल किया गया है, वैसा वाद लाया गया है, डिफेंडेंट उस राज्य की सीमा के अंदर नहीं रहता है, तब a summon may be sent for service in another state to such court and in such manner as may be prescribed by rules enforced that state। यानी कि समन अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए ऐसे न्यायालय को और ऐसी रीत से भेज सकेगा जो उस राज्य में प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित किए गए हैं। The court to which such summon is sent shall upon receipt thereof proceed as if it had been issued by such court and shall then return the summon to the court of issue together with the record if any of its processing with regard thereto। यानी कि सबसेक्शन 2 बात करता है कि द कोर्ट टू विच सच समन इज सेंट shall upon receipt thereof proceed as if it had been issued by such court and shall then return the summon to the court of issue together with a record if any of its processing with regard thereto। वह न्यायालय जिसे ऐसा समन भेजा जाता है उसकी प्राप्ति पर आगे ऐसे कार्यवाही करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा ही निकाला गया हो, और तब वह उस समन को तथा उसके बारे में अपनी कार्यवाहियों के रिकॉर्ड को यदि कोई उसे मिलता है उसे निकालने वाले न्यायालय को लौटाएगा। यानी कि यदि कोई समन उसके पास आया है किसी और स्टेट के न्यायालय के द्वारा, तो जब वह उस समन पर कार्य करेगा तो ठीक ऐसा ही पावर, ऐसा ही प्रोसीजर उसके पास रहेगा जैसे वह खुद का समन इशू करता है। Where the language of the summon sent for service in another state is different from the language of the record referred to in subsection 2, or translation of the record in Hindi where the language of the court issuing the summon is Hindi, or Hindi or in English where the language of such record is other than Hindi or English, shall also be sent together with regard sent under that subsection। जहाँ किसी दूसरे राज्य में तामीला के लिए समन भेजा गया है और उपधारा 2 में अभिलेख की भाषा से भिन्न है, यानी कि लैंग्वेज का डिफरेंस आता है, वहाँ वह जो अभिलेख भेज रहा है उसके साथ उसका यदि सम्मन जारी करने वाले न्यायालय की भाषा हिंदी है तो हिंदी में, या यदि ऐसे अभिलेख की भाषा हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न है तो हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद भी भेजा जाएगा। ये सेक्शन 28 बताता है। अब हम लोग 29 पर आते हैं जो बात करता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स, यानी कि विदेशी समनों की तामीला। तो समन्स एंड अदर प्रोसेसेस इशूड बाय any civil or revenue court established in any part of India to which the provision of this code do not extend, or any civil or revenue court established or continued by the authority of the central government outside India, or any other civil or revenue court outside India to which the central government has by notification in the official gazette declared the provision of this section to apply, may be sent
to the court in territories to which this court extends and served as if they were someone issued by such courts। यानी कि वे सम्मन और वे ऐसी आदेशिकाएं जो भारत के किसी भी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है अथवा किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है अथवा भारत के बाहर किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केंद्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया है कि उसे इस धारा के उपबंध लागू हैं निकाली गई हैं, तो उन राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों को भेजी जा सकेगी जिन पर इस संहिता का विस्तार है और उनकी तामीला भी ऐसे ही हो सकेगी मानो वे ऐसे न्यायालय द्वारा निकाले गए सम्मन हो। तो ये सेक्शन 29 बताता है सर्विसेज ऑफ फॉरेन समन्स। अब हम लोग सेक्शन 30 देख लेते हैं जो बात करता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट एट एनी टाइम either of its own motion or on the application of any party। यानी कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो प्रिस्क्राइब्ड हैं न्यायालय किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी are reasonable in all matters relating to the delivery and answering of interrogatories, admissions of documents and facts, and the discovery, inspection, production, impounding and return of documents or other materials, objects prescribed, objects producible एज एविडेंस। यानी कि ऐसे आदेश कर सकेगा जो ऐसे प्रश्नों के परिधान और उनका उत्तर देने से दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति और दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों की जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हैं उनके प्रकटीकरण निरीक्षण पेश किए जाने परिबद्ध किए जाने और लौटाए जाने से संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक या युक्ति युक्त हैं। दूसरा बात करता है कि इशू summons to person whose attendance is required either to give evidence or to produce document or such other objects as aforesaid। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के नाम समन निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेजों पेश करने या ऐसे ही अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित है जरूरी है। सी बात करता है कि ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एनी एफिडेविट। यानी कि यह भी आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य जो उसके द्वारा किया गया है शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए। सेक्शन 31 बात करता है विटनेसेस समन्स टू विटनेसेस यानी कि साक्षी को सम्मन। द प्रोविजन इन सेक्शन 26, 27, 28, 29 shall apply to summons to give evidence or to produce document or other materials object। यानी कि धारा 27, धारा 28 तथा धारा 29 के उपबंध साक्ष्य देने या दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए समन को लागू होंगे। 32 बात करता है 32 बात करता है पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट यानी कि व्यतिक्रम के लिए पेनाल्टी की बात करता है, डिफॉल्ट के लिए पेनाल्टी की बात करता है। द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom a summons has been issued under section 30 and for that purpose may
issue a warrant for his arrest, attach and sell his property। यानी कि न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और इसके लिए वह उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा। यानी कि सम्मन पर यदि व्यक्ति नहीं आता है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय वारंट इश्यू कर सकेगा। क्यों? उसकी गिरफ्तारी के लिए। उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा, अटैच कर सकेगा, उसका विक्रय कर सकेगा। इम्पोज a fine upon him not exceeding 5,000 rupees, यानी कि उसके ऊपर 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना लगा सकता है। डी, order him to furnish security for his appearance and in default commit him to the civil prison, यानी कि उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी ऐसी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। तो ये 32 में लिखा गया है कि यदि सम्मन देने के बाद वह नहीं आता है तो न्यायालय वारंट जारी कर सकता है, उसकी संपत्ति को कुर्क करके बेच सकता है, उसके ऊपर 5,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना लगा सकता है या आदेश दे सकता है कि वह सिक्योरिटी लाए, और यदि वह सिक्योरिटी के उपरांत भी नहीं आता है तो उसे सिविल कारागार को भेज दे। अब हम लोग सेक्शन 33 देख लेते हैं जो बात करता है जजमेंट एंड डिक्री की। जजमेंट एंड डिक्री। The court, after the case has been heard, shall pronounce judgment, and on such judgment a decree shall follow। यानी कि सेक्शन 33 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड निर्णय और डिक्री, जजमेंट और डिक्री की बात करता है। न्यायालय मामले की सुनवाई के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिक्री पारित करेगा। यानी द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो। तो ये सेक्शन 33 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा गया है। तो आज हम लोगों ने सीपीसी सेक्शन 26 से लेके 33 तक स्टडी किया, पढ़ा, बेयर एक्ट को समझा। आगे हम लोग 34 से आगे पढ़ते हैं कि 34 से लेके आगे तक क्या प्रोविज़न किए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड में। तो बने रहिए हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के बेयर एक्ट लेक्चर सीरीज़ में। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।